Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। 100 वोल्ट 50 watt lamp is to be used on an AC source of 200 वोल्ट। अब देखो दो वोल्ट दिए हुए हैं, 100 वोल्ट और 200 वोल्ट। अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। 50 watt lamp is to be used on an AC source of 200 volt। 60 hertz क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर टू बी पुट इन सीरीज टू रन द लैम्प। तो है क्या यार, इस वाले रेजिस्टेंस को, यही लैंप है, लैंप बोल दो, बल्ब बोल दो, एक ही बात है। इस लैंप की तीन चीजें, वोल्टेज, पावर और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वोल्टेज और पावर हमें दिया हुआ है, वोल्टेज पावर की मदद से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन इसको चाहिए केवल 100 वोल्ट, 100 वोल्ट चाहिए, लेकिन प्रोवाइड हम कितना कर रहे हैं, 200 वोल्ट विद 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ऐसी स्थिति में हम लोग या तो ये करें कि भाई 200 वोल्ट लगाएं और लैंप को उड़ा दें, या कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि सप्लाई 200 बनी रहे लेकिन इसे 100 मिले। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक कंडेंसर लगाए दे रहे हैं, यानी कि एक कैपेसिटर लगाए दे रहे हैं, जिससे कि थोड़ा वोल्टेज ये खा ले और 100 वोल्टेज इसको मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो काफी लंबा सवाल है यहाँ पर, ठीक है। अंत में मैं समराइज भी करूंगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने अपने काम की चीज यानी कि सी निकाला। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस सी ही निकालना है। अब क्योंकि सिर्फ लैंप का डिस्कशन यहाँ पे था, तो लैंप से जुड़ी चीजें जो है उनको मैंने 1 सब स्क्रिप्ट दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले लैंप रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू VI, और एक और फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू V²/R। दोनों की जरूरत है। पावर इज इक्वल टू V²/R से हमें निकल जाना चाहिए रेजिस्टेंस। 1 लगा दें ताकि बात लैंप की हो रही है ये समझ में आए। तो R1 इज इक्वल टू V1²/P1। V1 है क्या, 100, फिर से 100 डिवाइडेड बाय 52। तो R1 कितना आ गया बच्चों, R1 आ गया 200 ओम। एक ये बात। लेकिन अब पावर इज इक्वल टू VI, P1 इज इक्वल टू V1 इंटू I1, ये भी कर रहे हैं, पावर इज इक्वल टू VI लगा रहे हैं। पावर कितनी है, 50 वॉट। वोल्टेज ये वाला लगाना, 100 इंटू I1। I1 कितना हो गया, 50 डिवाइडेड बाई 100। 50 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। मैं 1/2 लिखूंगा। I1 है 1/2 एम्पियर। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हमें ये पता चली कि ठीक है, आपने कहा कि लैंप वोल्टेज और लैंप पावर 100 वोल्ट और 50 वॉट थी, सही बात है। हमने अपनी तरफ से लैंप रेजिस्टेंस और लैंप करंट निकाल लिया है, कितना, 1/2 और 200। लिखते चलो, हमने अपने पराक्रम से निकाला है, खून बहाया है, इसलिए रेड कलर, 200 वोल्ट। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये 200 वोल्ट क्यों लिख रहे हैं यार, 200 ओम है ना। जब हमें ये पता चल गया कि ये 200 ओम है, तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। ये भी अपना कुछ खा रहा होगा, या परफेक्ट वाला लगा रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, यानी कि परफेक्ट वाला लगा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो भी है वो 0 है, प्योर कैपेसिटर है ये, ठीक है। तभी इन्होंने कंडेंसर बोला है उसको। प्योर कैपेसिटर जो होगा
अब लेकिन फिर भी वो भी अपना कुछ ओम देगा ना, रिएक्टेंस देगा, क्या देगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस देगा। तो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसका रेजिस्टेंस मिलके देंगे इंपीडेंस। तो इंपीडेंस अभी निकालना हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमें Z की जरूरत है और इसका हमें रेजिस्टेंस भी पता है और इसका हमें करंट भी पता है। ठीक है, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। अब देखो इस VRMS में हम लोग क्या रखेंगे, 200 वोल्ट रखेंगे। Z हमें पता नहीं है, वो हम यहीं से निकालेंगे। अब एक बड़ी चीज हम लोग करेंगे, कहेंगे लैंप करंट और IRMS दोनों आपस में बराबर है। पूछो क्यों? देखो यार, जो इधर से करंट निकलेगा वही करंट इसको भी मिलेगा, वही करंट इसको भी मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज में है। सीरीज में करंट का बंटवारा नहीं होता है। ये बात AC में भी ट्रू है और DC में भी ट्रू है। फिर से सुन लीजिए, सीरीज में करंट का बंटवारा नहीं होता है, ये बात AC में भी सत्य है और DC में भी सत्य है। यानी कि IRMS यहाँ पे चला और IRMS यहाँ से लौट के आ गया। जब इस तरफ से चलेगा तो IRMS यहाँ पे लौट के आए। आपको पता ही है कि जब ये ऐसे साइन वेव लगा होता है तो दोनों तरफ करंट अल्टरनेटली घूमता है, यही तो साइकिल्स हैं हमारे। खैर, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो करंट है IRMS को हम I1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अब ये I1 कितना है, 1/2 एम्पियर। अब आप यहाँ पे अगर रीजन लिखना चाहते हो तो लिख दो IRMS इज इक्वल टू I1 सिंस R and C are in series, इतना लिख दो, बन जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा। अब ये तुमने 1/2 रख दिया तो Z अपना कितना आ जाएगा, यहां से Z आ जाएगा 2 × 200 400, कोई नई चीज नहीं है ना। अब Z आने के बाद एक और काम, Z 400 क्या ओम आएगा, ये भी तो इंपीडेंस है। कितनी चीजें देखो निकालते चले जा रहे हैं। अब Z के अंदर XC शामिल है ना, XC और R1 मिलके ही तो Z बनाते हैं, तो वो भी करेंगे। Z² इज इक्वल टू XC² प्लस R1²। अंडर रूट लगा दो तो लगा दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह भी कर सकते हो आप। और दूसरा एक तरीका ये है कि आप XC को ही मैनेज कर लो अपने लेवल पे। तो मैं तो वही करूंगा, अंडर रूट नहीं लगाऊंगा, बार बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, Z² 400²। देखो अगर यहीं पे आप ओमेगा 1/ωc करके करोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर कोई ठीक करना पड़ जाएगा। मैं एक बार ऐसा कर चुका हूं। ठीक है, तो XC को XC बना रहने दो और R1 क्या है, R1 है 200²। ठीक है, तो XC इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 400² को आप क्या लिख सकते हो, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं। 400 को आप 2 × 200 का स्क्वायर लिख सकते हो, इससे थोड़ा सा फायदा होगा। ठीक है, एक तरीके से ये 4 × मतलब 200 का स्क्वायर आ गया। इस 200 के स्क्वायर में 4 200, अरे यार ये 200² अगर k है मान लो, तो 4k में से k माइनस हुआ तो 3k हुआ कि नहीं। देखो 4k में से k माइनस हुआ तो 3k हुआ। मैं कैलकुलेशन यार ये 4-4 6-6 जीरो नहीं लगाना चाहता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। ये भी काम आता है काफी। कुछ लोग तो इसे ओरली कर लेते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ वो बस मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से अब हम लोग यहाँ पे 3 × 200 का स्क्वायर ले लिए। अब हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि यार XC जो है वो 200 × √3 हो गया। ठीक है, अब 200 × √3 करेंगे तो
√3 की वैल्यू रख दो 1.732, ये हो जाएगा 346 ओम। कितना हो जाएगा? 346 ओम। सही है। अब XC आ गया। देख रहे हो कितनी मेहनत करते चले जा रहे हैं। XC आने के बाद हम लोग ओमेगा की मदद से C निकालेंगे। ओमेगा कैसे आएगा? F की मदद से आएगा। जगह खाली कर लें थोड़ी सी। XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 346 निकाल के हम लोग बैठ गए। XC का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। तो ये 346 है। ओमेगा C हो जाएगा 1/346। ठीक है ना भाई? सही है ना? काफी कठिन सवाल है ये, मैं तो बोलूंगा। और C = 346 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा होगा। लेकिन F हमें पता है, ओमेगा डायरेक्टली नहीं पता है। ओमेगा क्या होता है? 2πf होता है। इसी में मैं सब करे दे रहा हूं। 346 × 2πf। F कितना है? 60। 120 पाई हम लोग लिख सकते थे डायरेक्टली। 2π × 60। ठीक है भाई? 346 चल रहा है। तो अब आप इसे 120 पाई लिख लीजिए। क्या कर रहे हैं सर? लिखते ही चले जा रहे हैं। बेटा है ये मतलब सरदर्दी वाला सवाल है। और दुख की बात यह है कि ये आ भी चुका है। यूपी बोर्ड 2008 में आ चुका है। तो सभी बोर्ड सतर्क रहें। वैल्यू भी ऐसी है कि कटने पिटने का चांस बहुत कम है। वैसे भी ये 1/, वाले में कैपेसिटेंस आपको निकालने में दिक्कत होगी। ये XC = 1/ओमेगा C जब भी होगा तो वो एक तरीके से इनवर्स में होगा, तो दिक्कत आपको होगी। पर ठीक है, आपको करना पड़ेगा। हाँ, जिनके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो वो तो ये चीज कैलकुलेटर में एंटर करेंगे, खटाक से आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है उनकी मैं मदद कर रहा हूं, क्योंकि ये कोई नहीं करता है यूट्यूब में, कोई भी नहीं करता है। 376.8 ये अब मैं लिखते इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आप देखिए 120 में 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं। ये शायद आप कर लेंगे है ना? अच्छा, अब क्योंकि यार हमेशा कैपेसिटेंस हमारा माइक्रोफैरड में आता है, तो इसलिए उस चीज का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, तो 1 की जगह 1000 लिखा और फिर 1 की जगह 1000 लिखा। लेकिन उसके साथ ही साथ एक चालाकी भी की, × 10⁻⁻6 कर दिया। तो -6 यहाँ किया, 1000 यहाँ किया और 1000 यहाँ किया। तो ये सब मिलके 1 ही तो है यार। सारे न्यूमरेटर वाले मिलके 1 ही तो है। इससे ये फायदा होगा कि इसे हम अलग से आराम से डिवाइड कर सकते हैं और इसे भी हम अलग से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। वरना इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करें, मेरे हिसाब से वो काफी पेचीदा हो जाएगा, है ना? तो है यार, समस्या है इसमें। मतलब मैंने बहुत देर किया तब मैं कर पाया हूं। लेकिन मैं जितना ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं इसको करने से, वो आपके सामने ला रहा हूं। तो 1000 को आप 346 से डिवाइड करेंगे तो ये हो क्या रहा था कि एग्जैक्टली मेरा बुक से आंसर मैच नहीं कर पा रहा था, और मैं मतलब झूठ नहीं करना चाहता था। और अभी भी मेरा आंसर मैच करेगा 2 डिजिट तक, 7.670 into 10⁻⁻6। आई थिंक यही आ रहा है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं। बुक में 7.676 आ रहा, मेरा 0 आ रहा, बस इतना ही अंतर है। यहीं तक ला पाया हूं मैं। अगर किसी का एग्जैक्टली बुक से आंसर मैच कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी मुझे करके दिखाइएगा। बट आई थिंक यार 3rd डिजिट में गलत आ रहा है तो कोई आपके इस बात पे मार्क्स तो नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो 7.670 10⁻⁻6 लगा, इसलिए माइक्रोफैरड। ये आ गया फाइनली आपका सी का आंसर। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।